नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, इतिहास विभाग, बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट टॉपिक पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में आज बताऊंगी। पुनर्जागरण आंदोलन 1350 से 1550 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसे अंग्रेज़ी में रेनेसां कहा जाता है। रेनेसां एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनः जागृत होना। इतिहासकार J.A. स्वेन ने कहा है कि पुनर्जागरण एक समूहवाचक शब्द है जिसके अंतर्गत उस समस्त बौद्धिक परिवर्तनों को शामिल किया जा सकता है जो मध्यकाल के अंत में एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में दिखाई देती है। यह एक युगांतकारी घटना है जिसमें बौद्धिक परिवर्तन हुआ था। मानववादी सिद्धांत और स्वतंत्र चिंतन को बल मिला था। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो पुनर्जागरण आंदोलन था जिसने मध्यकाल से आधुनिक काल में लाने वाला ये जो आंदोलन था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता है यह एक मानववादी सिद्धांत है, यानी कि इसमें मनुष्य को महत्वता दी गई। मध्यकाल में जो राज्य था, यानी कि जो सामंत थे, और जो चर्च थी, यानी कि जो ईसाई धर्म था, उनको अधिक महत्वता दी जाती थी। मगर इसमें पहली बार मनुष्य को केंद्र में लिया गया। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के बारे में बात की गई। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वह है बुद्धिवाद, यानी कि स्वतंत्र चिंतन। धार्मिक आस्था के स्थान पर अपने विवेक को महत्वता दिया जाने लगा। बुद्धिवाद का उत्कर्ष पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले मनुष्य को अपने विवेक या बुद्धि का प्रयोग कर उसका परीक्षण कर लेना चाहिए, इस पर बल दिया गया। बुद्धिवाद के प्रवर्तकों में महत्वपूर्ण हैं टॉमस एक्विनास और रोजर बेकन। उन्होंने प्रारंभ किया और उसके बाद अनेक विचारकों ने इसको विकसित किया। बुद्धिवाद आधुनिकता का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। तीसरा है वैज्ञानिक सोच। किसी पर भी ऐसे ही विश्वास नहीं करना है, अपने विवेक के प्रयोग कर उस पर विश्वास करना ही वैज्ञानिक सोच होती है। चौथा है सामंतवाद का हाथ, यानी कि मध्यकाल में सामंतवादी मैनर प्रणाली थी जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति मैनर के अंदर ही हो जाती थी। वस्तु विनिमय का प्रचलन था और व्यापार बहुत कम था। मगर पुनर्जागरण आंदोलन ने इस स्थिति में परिवर्तन किया और सामंतवाद को अंत कर व्यक्तिवाद को महत्वता दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नगरों का उदय। मैनर या सामंत के जो किला है उसके स्थान पर नए नए नगर प्रारंभ हुए, जिनमें प्रमुख थे फ्लोरेंस, मिलान, जो कि इटली के थे, और यहाँ पर नगरीय जीवन हुआ था। इसके बाद है बड़े राज्यों का उदय। जब सामंतवाद का ह्रास होने लगा तो उनके स्थान पर बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसमें प्रजातंत्र था और नवीन जो अन्य अवधारणाएं थी उनके बारे में था। उसके बाद था मानववादी कला एवं साहित्य, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब हमें समझना पड़ेगा कि पुनर्जागरण आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला जो प्रमुख कारण था वो थे धर्म युद्ध,
जो लगभग 1096 से 1271 तक लड़े गए। ये एक धार्मिक युद्ध ईसाइयों और मुस्लिम या इस्लाम के बीच में लड़े गए थे। ईसाई अपने पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 8 धर्म युद्ध लड़े, मगर इन युद्धों में ईसाइयों की पराजय हुई। मगर धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों से जो संपर्क हुआ, उसके कारण यूरोप में चल रहे जो माहौल था उसमें परिवर्तन आया और नवीन विचारों का उदय हुआ। धर्म युद्ध के कारण जो उदारवादी विचारधारा जो पूर्वी देशों में थी, वो पुनः इन युद्धों के कारण यूरोप में पहुंची। धर्म युद्ध में गए लोगों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के उदार दार्शनिक विचार, अरबी संख्यांक, कुतुब नुमा, कागज़ आदि के बारे में जानकारी हुई। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा यूरोप में वापस आए। धर्म युद्धों में ईसाइयों की जब पराजय हुई तो उन्हें यह समझ आने लगा कि जो चर्च है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चर्च के विश्वास में कमी आई। साथ ही उन्हें पूर्व के देशों की अनेक वस्तुओं के बारे में भी पता चला, जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, रेशम, मलमल, चीनी, औषधियाँ, बहुमूल्य पत्थर, कालीन, खजूर, शराब आदि। तो उसके कारण यूरोप वासियों को एशिया में आने का मन बना। दूसरा प्रमुख कारण है पुनर्जागरण का, वो है आर्थिक परिवर्तन। इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सामंतीय व्यवस्था की समाप्ति, समृद्ध व्यापारी वर्ग का उदय और स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय। पहले हम लेते हैं सामंतीय व्यवस्था की समाप्ति। जब सामंतीय व्यवस्था या मैनर प्रणाली खत्म हो गई तो कृषक धीरे धीरे अपने सामंतों के मायाजाल से मुक्त होने लगे और उनमें स्वयं में स्वाभिमान विकसित होने लगा और स्वतंत्र चिंतन की भावना बढ़ी। दूसरा कारण है, जब व्यापार विकसित होने लगा तो एक नया व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ जिसने चर्च और पादरियों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह अपनी समृद्धि, अपने बलबूते पर स्वतंत्र चिंतन और इस लोक को की हिमायती बन गए। इस वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने पुनर्जागरण आंदोलन के लेखकों और कलाकारों को आर्थिक और नैतिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। तीसरे हैं वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, मिलान जैसे स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय। इन स्वतंत्र राज्यों ने परंपरावादी मानसिकता को चुनौती दी और नवीन बौद्धिक अनुसंधान को आरंभ किया। अब आता है कागज का प्रयोग और छापे खाने का आविष्कार। हम सब जानते हैं कि पहले हस्तलिखित ग्रंथ होते थे जो बहुत ही कम होते थे और इसके कारण किताबों का उपयोग कम होता था। मगर जब यूरोप ने चीन से छापे खाने और कागज़ का उपयोग सीखा तो 1450 में गुटेनबर्ग में पहली बार मुद्रण कला या छापे खाने का आविष्कार हुआ, जिसमें सबसे पहले 31 पंक्तियों की पुस्तक द इंडल्जेंसेस ऑफ निकोलस फिफ्थ का प्रकाशन हुआ। इसके बाद बाइबल का प्रकाशन हुआ और धीरे धीरे धर्म पर जो विशेषाधिकार था वो समाप्त होने लगा। अब जब किताब और छापे खाने का आविष्कार हुआ तो विचारों का आदान प्रदान भी बहुत आराम से होने लगा और लोगों में चिंतन बढ़ने लगा। इसके बाद अगला जो कारण था वो है कुस्तुनतुनियों पर तुर्कों का
अधिकार। 1453 में पूर्व रोमन साम्राज्य, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया। यह जो नगर था उसमें अनेक पुस्तकालय थे और वह विद्वानों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस घटना के बाद पुनर्जागरण आंदोलन को एक गति मिलती है, क्योंकि ऑटोमन तुर्कों ने नगर को लूटा और यहाँ पर बसे हुए अनेक यूनानी विद्वानों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। और जब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले स्थान पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो नए जल मार्गों की खोज हुई, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा का नाम महत्वपूर्ण है। अगला जो कारण था वो था मंगोल साम्राज्य। कुबलाई खान जो था उसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी और यह जो विशाल साम्राज्य था जिसमें रूस, चीन से लेकर जापान और फिर पोलैंड और हंगरी तक का विशाल साम्राज्य था। इसमें ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अनेक धर्मों के अनुयायी थे। और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मार्को पोलो, जो 1275 से लेकर 1292 तक, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक मंगोल साम्राज्य में रहता है और वहाँ पर देखता है कि किस प्रकार से एशिया और यूरोप का मिलन स्थान मंगोल साम्राज्य है और अपने इन अनुभवों पर आधारित वो अपना यात्रा वृतांत लिखता है और जिससे यूरोप वासियों को नए विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा है प्रथम अध्याय पुनर्जागरण आंदोलन का। दूसरा अध्याय हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।